एज मेंशन्ड ज्योग्राफी एक एक चैप्टर रिवाइज होगा, यही करने वाले हैं हम आज के सेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, एंड मैं आपके लिए लेके आ गई हूं कंप्लीट ज्योग्राफी का सेशन ऑन योर डिमांड। लास्ट सेशन हम लोगों ने कंप्लीट इकोनॉमिक्स का किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, आप प्लीज देख लीजिएगा। 80 में से 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे और आज हम नेक्स्ट 20 मार्क्स पक्के करने के लिए मिल रहे हैं। देखिए बच्चा, आप लोगों को ना ज्योग्राफी से डर लगता है, क्योंकि डरने वाली चीज भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लर्निंग है। वो बच्चे जो लर्निंग नहीं कर सकते, समझ के अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन रहता है ज्योग्राफी को करना, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट बेस्ड, और फैक्ट्स को तो हमें मेमोराइज करना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ज्योग्राफी में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन आता है 20 मार्क्स का। इसके अंदर आ रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स को ये लोग डिवाइड करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 6 एमसीक्यूज आएंगे, एक केस बेस्ड आएगा, यानी कि 6 and 4 10 मार्क्स, एक 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और 3 नंबर का मैप आएगा। 10 नंबर ये हो गए। तो आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आने वाले हैं इसमें से, सिर्फ 2। 5 चैप्टर में से सिर्फ 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत नाइंसाफी है, करने पूरे पड़ेंगे एग्जैक्टली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगी। आप ये भी करके चले जाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। गुड मतलब बहुत गुड, बहुत गुड। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 मार्क के हिसाब से मैप आ रहा है, केस बेस्ड आ रहा है, एमसीक्यू आ रहे हैं। ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है ज्योग्राफी का। ठीक है, शुरू करेंगे सबसे पहले इंडिया साइज एंड लोकेशन से। बच्चा फिर बोल रही हूं, क्विकली रिवाइज करेंगे चैप्टर को, फिर उसके एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उसको फटाफट से क्विकली समझ लेंगे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा ये, बिल्कुल भी। ज्यादा लंबा अगर होगा तो फिर ये रिवीजन सेशन कैसे बनेगा। इसको हमें ज्यादा लंबा नहीं करना, हमें इसको सही पेस में सब कुछ कवर करते हुए चलना है। तो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिस चैप्टर में आपको समझाया गया है इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। तो बच्चों, इंडिया के साइज की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंडिया के साइज की अगर हम बात करें तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखती है, जिसके अंदर ये आती है 7th नंबर पे वर्ल्ड में। 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये। लैंड एरिया है 15,200 किलोमीटर्स, कोस्टल लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स, और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड। ये तो आपका वो बताया हुआ है कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ आपका अरेबियन सी है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड लॉन्जिट्यूडनल है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। 1 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, और हमारे देश का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हमने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। 5 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगी और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसका। अच्छा जी, फिर इंडिया इन द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हम लोग यार एशिया में बीचों बीच की स्ट्रैटेजिक लोकेशन रखते हैं। साथ ही साथ हमारे ट्रेड रूट्स काफी अच्छे रहे हैं, हमारे लैंड रूट्स मैरीटाइम रूट से भी पुराने रहे हैं। साथ साथ सुएज कैनाल नाम का एक कैनाल बनाया गया था इंडियन ओशन में, जिसने यूरोप से हमारा डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम कर दिया, यानी कि ट्रेड आसान कर दिया था। पुराने लैंड रूट्स हैं हमारे, कल्चर हमने एक्सचेंज किया हुआ है, रामायणाज, पंचतंत्र, जीरो, उपनिषद, क्या क्या हमारे देश से गया है, एंड वाइसा वर्सा। बहुत सारे अलग अलग देशों से हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें आई हैं। अगर पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में पाई जाती हैं। प्लस अगर हमारे यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इंदिरा पॉइंट आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था। 2004 में सुनामी आई जिससे ये पॉइंट सबमर्ज हो गया। अब अगर आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो इट्स कन्याकुमारी। इट्स कन्याकुमारी। ओके ओके,
ओके अच्छा, श्रीलंका आपकी एक नेबरिंग आइलैंड कंट्री है जिसको जोड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, वो पतली सी गली। दिस वॉज योर कंप्लीट इंडिया साइज एंड लोकेशन की समरी, छोटी सी। एक काम करते हैं, पहले हम इसकी सब्जेक्टिव करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इन डेप्थ समझ में आ जाए, और फिर आप इसके एमसीक्यूज पे जाएं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि why 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट an odd value has been chosen as the standard meridian of India. Firstly, what is standard meridian of India? बेटा जी, स्टैंडर्ड मेरिडियन वो एक पॉइंट है, वो एक कोऑर्डिनेट है। आपको पता है ना, जब आप ग्राफ बनाते हो, इफ यू मेक अ ग्राफ लाइक दिस, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। ऐसे ही बच्चा ग्लोब पे भी अगर आपकी एनसीईआरटी आपके पास है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे प्रॉपर एक मैप टाइप का बना हुआ है इस तरीके से, और बीच वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वाली बात करती है, जिसमें नॉर्थ होती है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इंडिया यहां कहीं पाई जाती है, इसीलिए इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट होता है लॉन्जिट्यूड में, इसी वजह से होता है। लैटिट्यूडनल मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लॉन्ग लाइंस। अब यहाँ पे जो भी हम कोऑर्डिनेट लेते हैं उसे हम ये ऐसे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो हम बोल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है। ये तो वर्ल्ड का है, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बीचों बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से, लॉन्जिट्यूड के बीचों बीच से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो पॉइंट पास होता है उसको हमने सिलेक्ट किया एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अगर अब आपको उसकी बात करें, ये आपका, अगर हम मैप की बात करें इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप मैप की बात करें ये वाले, तो ये आपका श्रीलंका होता है ऐसे। यार कुछ भी इमेजिनरी सा कर लो ना यार, इतना इतना मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना है, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाना है। आपको पता है कि सूरज उगता है ईस्ट से और ढलता है जाके वेस्ट में, यू ऑल नो दैट। ये कार्यक्रम होने में लगते हैं पूरे 2 घंटे। अब भैया अगर ऐसा होगा, यहां पे लेट उगेगा सूरज थोड़ा, तो भैया सुबह लेट होगी, टाइम अलग होगा। उस टाइम को इक्वल करने के लिए हमने बीचों बीच का एक पॉइंट ले लिया, जिससे हमने 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर देके बीच का एक पॉइंट चूज कर लिया, जिसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इट वुड बी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। दिस वाज जस्ट डन टू मेक इक्वालिटी थ्रू आउट द कंट्री इन टाइम जोन। तभी जब कोई भी यहाँ पे दिलजीत दोसांझ का शो है, करण औजला का शो है, दे राइट 6 PM IST। IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने बीचों बीच का कोऑर्डिनेट लिया है, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि वॉचेस टाइम सेम शो करती है, वेदर इट्स वेस्ट का गुजरात और वेदर इट्स ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश। बेटा जी, सूरज उग रहा है ईस्ट से, उसको वहां नजर, वेस्ट तक नजर आने में 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे भी क्यों लगते हैं ये भी बता देती हूं। एक लॉन्जिट्यूड को कवर करने के लिए, 1 डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री को कवर करने के लिए, डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। और ईस्ट से, बिल्कुल ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट गुजरात तक टोटल 30 लॉन्जिट्यूड्स हैं, 30। तो सिंपल मैथ्स है, 30 into 4 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 घंटे निकल के आता है, 2 आवर्स निकल के आता है। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे है, कश्मीर और कन्याकुमारी में डे एंड नाइट का डिफरेंस पता नहीं चलता है। बेटा जी ये क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल। वहां पे लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल, क्योंकि नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं इधर। कन्याकुमारी इक्वेटर के थोड़ा पास है और इसमें 45 मिनट्स का डिफरेंस देखा जाता है डे नाइट में। हाउएवर कश्मीर थोड़ा सा दूर है इक्वेटर के, थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 से 5 घंटे का समय देखा जाता है डे एंड नाइट के गैप में।
इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल वेरिएशंस. नाउ सब कॉन्टिनेंट क्या होता है यार? सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जोग्राफिकल यूनिट है जहां पे अलग अलग तरीके के टेम्परेचर, क्लाइमेट वैरी करता है. कंट्रीज दैट मेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर, ऐसी कौन कौन सी कंट्री है एशिया की? तो पाकिस्तान वेस्ट में है, नेपाल एंड चाइना नॉर्थ में है, भूटान एंड बांग्लादेश आपका ईस्ट में है जो नेबरिंग है. इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ एशिया रिगार्डिंग क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर हमारा अलग है, इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच लॉन्जिट्यूड इज कंसिडर, देखो अब मैं पूरा इसको आपको इन डेप्थ समझा चुकी हूं. सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है, आंसर का तरीका बदल जाता है. इस पीपीटी में मैंने सब कुछ आपको दिया ताकि आपको कोई और किताब खोलनी ना पड़े, कोई भी और किताब खोलनी ना पड़े. ये सारा का सारा है कि भैया 82 डिग्री था, ये 30, देखो जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताया सेम टू सेम यहाँ पे सारा मेंशन्ड है इन वर्ड्स. ओके, इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. यस, इंडिया बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, इसकी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. साथ ही साथ ये भी बात की जाती है हमारे यहाँ पे लैंड रूट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं और हम सी से कनेक्टेड भी हैं. डेक्कन पेनिनसुला भी है. देखो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया. भैया इंडियन ओशन तो बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ता है, लेकिन इसका नाम इंडिया पे क्यों पड़ा? रीजन है सबसे पहला इसकी सेंट्रल लोकेशन. ठीक है जी, एशिया में सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की. दूसरी, लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन ओशन की इंडिया से जुड़ती है. लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन उस ओशन की इंडिया से जुड़ती है. तीसरा, इसका जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब वो रीजन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इट प्रोट्रूड्स, कनेक्ट्स टू द इंडियन, प्रोट्रूड्स टू द इंडियन ओशन, टू द, ये लिखा हुआ है ऊपर इंडियन ओशन. तो ये 3 नंबर का सवाल 3 पॉइंट्स में आ जाता है. इंडिया साइज से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है. मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इंडिया साइज एंड लोकेशन सबसे पहला चैप्टर है और वैल्यू इसकी कम होती जाती है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं, इसलिए. अब भैया इस चैप्टर से मैप क्या क्या आएगा वो भी मैं लेके आई हूँ. देखो भाई, इंडियन स्टेट्स मार्क करने आ सकते हैं आपको, इंडियन स्टेट्स मार्क करने आ सकते हैं आपको. ये पीपीटी में रहेगा ताकि आपकी मदद करे. पीपीटी का मिलेगी मैम? पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम पे, पीडीएफ बना के भेजूंगी. पीपीटी में तो भैया इधर उधर टिक मार्क हो जाते हैं, लगता है मैम ने गलत कराया है एमसीक्यू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करना आ जाता है. स्टेट्स पूछ सकते हैं, स्टेट्स जिसपे से होते हुए जा रहे हो. और स्टैंडर्ड मेरिडियन मार्क करना आ सकता है, आ सकता है. साथ साथ आ सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज को मार्क कर दो, बता देंगे आपको. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आपका आइलैंड नेशन होंगे. ये आपका मैप में मार्क करना आ सकता है. अब चलते हैं हमारे इसके एमसीक्यू की तरफ फटाफट से, फिर हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन खत्म हो जाएगा मात्र 15 मिनट में अप्रोक्सीमेटली. फटाफट से करेंगे. देखिए कौन सा ऐसा कनाल बनाया गया था जिससे इंडिया का यूरोप से डिस्टेंस 7000 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया. यहाँ स्क्वायर किलोमीटर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया निकाला हुआ है ना, एरिया कभी भी स्क्वायर वाली यूनिट के बिना नहीं होता है. तो द आंसर इज सुएज कैनाल. आंसर इज सुएज कैनाल. अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में कितने घंटे का टाइम गैप है? मिनट का, घंटे का, कितने? अभी हमने देखा कि 30 लॉन्जिट्यूड्स पाए जाते हैं, एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे में जाने में 4 मिनट लगते हैं. तो टोटल हमने कैलकुलेट करके निकाला था 2 आवर्स लगेंगे. अच्छा जी, व्हाट इज इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज? साइज के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है? इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन 3 सीज? बेटा ये देखो, ये वाले पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं. एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशन. तो ये कौन सी है? कन्याकुमारी. क्योंकि पोर्ट ब्लेयर तो बेटा जी आपका अंडमान की तरफ हो गया. आपसे आप पूछ रहे हैं 3 सीज, तीनों तरफ से, और कोची भी केरला इस तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया, बीचों बीच कन्याकुमारी है.
ओके, ओहो, असर्शन रीजन है भैया, इंडिया इज बाउंडेड बाय फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अरे ये उसका नहीं है, फिजिकल फीचर का इसमें कहाँ से आ गया यार, मिक्स कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा ही है, ये भी सिंपल सा ही है वैसे तो, ये भी, और बात दोनों की दोनों सही है, ये माउंटेन्स यंग और जियोलॉजिकल है। ओके, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भूटान है। अच्छा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट, हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया मैरिटाइम रूट से भी पुराने हमारे लैंड रूट्स है बेटा, लैंड रूट्स है। लैंड मास इंडिया का कितना एरिया का है, इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, 2 इक्वल भागों में बांटने वाला, इक्वेटर नहीं लैटिट्यूड पूछ रहे हैं तो इट वुड बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका यूनिट वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस वाज योर कंप्लीट इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन। Now we will move towards physical features of India. Physical features of India. देखिए बच्चा, अगर आपको अभी देखिए इस टाइम पे तो एक एक चैप्टर को आपको डेप्थ में पढ़ने की नीड होगी ही नहीं, अगर है भी तो वन शॉट्स अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मैं आपकी जगह होती तो इस टाइम पे मुझे ऐसा चाहिए कि कोई मुझे क्विकली रिवीजन भी दे दे, क्वेश्चन भी दे दे, एमसीक्यू भी करा दे और मैप भी बता दे। तो मैंने अपने आप को आपकी जगह रख के ये पीपीटी तैयार की है और ये सेशन तैयार किया है। मेरे पास मेरी टीम का फोन आया, कहा कि मैम पूरी इकोनॉमिक्स की वीडियो आपकी 1 घंटे कुछ मिनट की है। तो मैंने कहा हाँ जी, कहते कम नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बताया और आप उसके नीचे के कमेंट्स जाके देख सकते हो, मैम फुल रिवाइज हो गया, मैम सब आ गया, मैम यही चाहिए था, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। जितने बच्चों ने भी देखी है सब खुश है। तो मेन मोटिव इस टाइम पे आपको करने को पूरे कंप्लीट एसएसटी का भी सेशन डाला हुआ है 3.5-4 घंटे का, जिसमें पूरी कंप्लीट एसएसटी आपको एक्सप्लेन की हुई है, एक एक चैप्टर के भी वन शॉट डाले हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, एक एक चैप्टर अवेलेबल है। तो अगर आपको वाकई बहुत और डेप्थ में जाना है तो आप बेशक उस वन शॉट्स को देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बट नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टाइप ऑफ सेशंस एंड पीपीटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माय राय, माय एडवाइस टू यू ऑल। Second chapter of geography is physical features of India. Again, a full to learning chapter. Again, जिसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग फिजिकल फीचर्स की। एक लड़की बहुत सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर हैं, उसके गाल गुलाबी हैं, उसके नैन शराबी हैं, उसकी चाल नवाबी है ना भाई, गाने सुने ना आपने। तो ये उसके फिजिकल फीचर्स हैं। दिल कैसा है ये नहीं पता, फिजिकली कैसी दिख रही है ये। तो हमारे इंडिया के भी फिजिकल फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जो कि 6 मेजर फिजिकल फीचर्स होते हैं। 6 मेजर फिजिकल फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। दीज माइंड मैप्स आर सो क्यूट, सो कलरफुल, सो गुड। I just copied my notes, give it to the AI. They made this picture. I did the corrections and they made that possible. This is the importance of AI in our life now. So, 6 major physiographic divisions are Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateaus, coastal plains, desert, islands. These are the 6 beautiful features of India. आज सुबह ही मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे कश्मीर ले चलो, मुझे देखना है। यू वोंट बिलीव, हम लास्ट मेरे बर्थडे पे मेरे बात हुई थी घर पे कि वो मुझे लेके जा रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मुझे देखना है। और उसी समय अगस्त का टाइम के हम प्लान कर रहे थे और उससे पहले ही वो पहलगांव अटैक वाली बात हो गई। तो वी ऑल गेट वरीड और अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जाने की। बट डेफिनेटली मैंने आज बोला है मेरे को लेके चलो, नहीं तो मैं खुद भाग जाऊंगी, भाग के चली जाऊंगी। अब वो क्या है, वो हमारे देश का एक खूबसूरत
फिजिकल फीचर है, माउंटेनियस रीजन है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हमारे देश का, धरती पे स्वर्ग है। ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स जहां हम रहते हैं, वी आर लिविंग, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ओनली। गंगा रिवर सिस्टम से बना हुआ है हमारा पूरा ये एरिया। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपका नीचे की तरफ ये छत्तीसगढ़ आ गया, इवन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान आ गया, ये सब कुछ आपका प्लेट्यूज में आता है। देन आपका डेजर्ट्स, डेजर्ट में तो प्रॉपर गुजरात राजस्थान साइड चले गए। देन आइलैंड्स में आपका सारा वो आइलैंड वाला रीजन आ गया जिसमें अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और बहुत सारे कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो जो भी आपके कोस्ट साइड पे एरियाज पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कोस्टल रीजन्स की तरफ लगते हुए केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, तो इस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक एक करके इसको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू सारे फिजिकल फीचर्स को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि हमें इन डेप्थ जब समझ में आएगा तभी तो हम एमसीक्यू कर पाएंगे। चलिए जी, सबसे पहला सवाल चैप्टर को शुरू करता हुआ, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन सी हैं? तो इट्स नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। चलिए सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स को समझते हैं। हिमालयन माउंटेन्स हमारे देश में यंग एंड जियोलॉजिकली यंग है। अच्छा, डू यू नो विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास? अच्छा, मैंने इको में 10th क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अभी मुझे वो भूल गई, मैं अब दूंगी। लास्ट एमसीक्यू आपका होमवर्क रहा करेगा। हाँ बताइए, डू यू नो विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास? क्योंकि बच्चे जनरली इसमें ना हिमालयास पे टिक कर जाते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज एंड द अमेजिंग पार्ट इज ओल्डेस्ट लैंड मास इज प्लेट्यूज, नॉट माउंटेन्स। माउंटेन्स को तो जियोलॉजिकली यंग, स्ट्रक्चरली फोल्डेड माना जाता है। ये माउंटेन रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। हिमालयास लॉफ्टीएस्ट रहते हैं, स्नो बाउंडेड रहते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट rugged mountain barriers of the world. Mountains act as a bouncer. बाउंसर होते हैं ना, आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ ना बाउंसर्स हैं, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, नजर भी नहीं उठा सकता। हमारे देश के लिए दे एक्ट एज अ बाउंसर। ये अनवांटेड विंड्स को अंदर एंटर करने में रोकते हैं। तो दे फॉर्म एन आर्क। व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म एन आर्क जो एक अराउंड 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इनकी विड्थ वैरी करती है। कश्मीर में अगर इट्स 400 किलोमीटर तो अरुणाचल प्रदेश साइड पे इट्स ओनली 150 किलोमीटर। हाइट में भी फर्क पड़ता है इनका वेस्ट और ईस्ट में। ओके, मेजर डिविजन्स की बात करें, रीजन बेस्ड बात करें तो पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, असम हिमालयास, नेपाल हिमालयास, ये रिवर सिस्टम के बीच में बटे हुए हैं। पंजाब हिमालयास इंदस टू सतलुज, सतलुज टू काली, काली टू तीस्ता, तीस्ता टू दिहांग। और अगर रेंजेस की बात करें तो इट्स हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। आउटर मोस्ट हिमाद्री, मिडिल वाले हिमाचल, देन इट्स शिवालिक्स। ओके, तो तीनों के बारे में एक टेबल के थ्रू समझाया है। लोकेशन की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश चलती है, ये बीच वाली रेंज है और ये लास्ट वाली रेंज है। एवरेज हाइट 6000, 3700 टू 4500, 900 टू 1100। विड्थ की बात कर ली है। रिलीफ फीचर्स में इसके सारे वैलीज बता दी हैं कौन कौन सी होती हैं, और बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे असिमेट्रिकल इन नेचर है। अच्छा, आपको पता है बचपन में हमारी बड़ी आइकॉनिक, मतलब माय सन यूज्ड टू डू दिस राइट नाउ, अगर हमें बोला जाता था मेक अ सीनरी, तो व्हाट वाज आवर सीनरी? टिंग 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 टिंग। एक नदी जाएगी, एक घर बनेगा, उसके साथ एक पेड़ बनेगा। यहाँ पे मैं तो एक झूला भी बना देती थी, अब भैया जैसा भी बन रहा है। यहाँ एक नाव भी चला देती थी मैं। यहाँ बर्ड्स ऐसे ऐसे दिखा देते हम। ये एक आइकॉनिक सी हमारी सीनरी हुआ करती थी बचपन में। और जनरली बताऊं तो एक स्केल लेके माउंटेन्स बनाए जाते थे, स्केल लेके। बड़े हुए तो एहसास हुआ कि भैया की सीनरी तो याद होगी ना तुम लोगों को, तुमने भी बनाई होगी यार, कि माउंटेन्स आर असिमेट्रिकल इन नेचर। वी कैन नेवर मेक माउंटेन्स विद स्केल। माउंटेन्स हमेशा ऐसे होते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरीके से होते हैं।
तो दे आर असिमेट्रिकल, प्रॉपर स्नो बाउंडेड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ नदन प्लेन्स की बात कर लेते हैं। नदन प्लेन्स बनाए जाते हैं 3 मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और उसकी ट्रिब्यूटरीज। यू नो व्हाट ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूट करने वाला, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला, ट्रिब्यूट वर्ड आया कंट्रीब्यूट से। वो नदियां जो समहाउ कहीं से भी आ रही हैं और वो एक मेन रिवर में आके जुड़ रही हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नदन प्लेन्स के अंडर और इसकी विड्थ अगर देखी जाए तो 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 टू 340 किलोमीटर ब्रॉड है। एलुवियल सॉइल से बना है, विच इज कॉल्ड द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली मतलब काफी ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पे यार फर्टाइल सॉइल है, ऑफकोर्स इसलिए। ओके, इसी के बेसिस पे हमने इस सॉइल को डिवाइड भी किया है। एक सेकंड यार, मुझे थोड़ा ब्लर ब्लर सा क्यों लग हाँ, इसी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया यार, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। ध्यान रखिएगा, जब आपके रेंजेस में ये हिमाद्री थी, ये हिमाचल थी और ये शिवालिक्स थी, शिवालिक्स के जस्ट नीचे आता है भाबर रीजन, जस्ट नीचे आता है भाबर रीजन, जिसके अंदर पहली बात तो ये 8 से 16 किलोमीटर विड्थ का होता है, काफी सारे कंकड़ पत्थर होते हैं और यहाँ पे स्ट्रीम्स, पानी डिसअपियर हो जाता है। ये दोबारा से आता है, इसी के नीचे आ रहा है तेराई रीजन में। तेराई रीजन में थिकली फॉरेस्टेड होता है, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, वेट स्वैम्पी रीजन होता है, वापस से स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती है। और आती है एलुवियल सॉइल के 2 टाइप्स, एक है भांगर और एक है खादर। भांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल। Bhangar is less fertile, Khadar is more fertile. Bhangar is found away from the river, Khadar is found near the river. Bhangar has kankad pathars and Khadar has fine particles. Now peninsular plateau की बात करें तो ये रीजन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जिसमें ये आपका मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स भी आते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू की बात की जाती है। सेंट्रल हाईलैंड्स अगर देखा जाए तो ये थोड़ा देखिए, प्लेट्यू को नर्मदा रिवर बांटती है। नर्मदा रिवर के ऊपर वाले हो गए सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले हो गए डेक्कन पेनिनसुला। इसमें रेंजेस बता रखे हैं, सतपुरा, अरावली रेंजेस पाई जाती हैं, ये मैप में भी आती है, लाइव व्यू में। और ग्रेजुअली ये रॉकी और सैंडी डेजर्ट्स के साथ राजस्थान की तरफ पाई जाती हैं। लर्निंग है यार थोड़ा सा ये, प्लीज। हाँ, डेक्कन पेनिनसुला एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा के साउथ में पाया जाता है। ये बेसिकली कवर करता है आपका छत्तीसगढ़ और मालवा प्लेट्यू वाला रीजन, नीचे की तरफ वाला रीजन। वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन 5 मार्क्स के बेसिस पे भी, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे जो भी हमारे देश के फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को डिपेंड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें आपको हर एक पॉइंट में एक ना एक सोर्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ हमने नदन माउंटेन्स का बता दिया कि वाटर का और वेल्थ फॉरेस्ट का काफी अच्छा सोर्स है। नदन प्लेन्स का बता दिया ग्रीनरीज प्रोवाइड करता है और सिविलाइजेशन रखता है। प्लेट्यू का बता दिया रिसोर्स रिच है, मिनरल्स का स्टोर हाउस है। कोस्टल रीजन के बारे में हमने बता दिया, आइलैंड ग्रुप के बारे में एक एक करके हमने एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कहोगे मैम आइलैंड नहीं बताया, मैम कोस्टल प्लेन नहीं बताया, मैम ये नहीं बताया, मैम वो नहीं बताया। भाई इसके अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर ना जितने भी डिफरेंसेस बोले तो चाहे वो कोस्टल प्लेन्स में हो, चाहे वो घाट्स में हो, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9th क्लास का पेपर आपका स्कूल बना रहा है, अब आपके स्कूल के टीचर का क्या दिमाग है वो मैं गेस नहीं कर सकती हूँ। 10th में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम है, सबका एक दिन हो रहा है, एक सिलेबस से हो रहा है। 9th में तो सिलेबस की भी मनमर्जियां चलाते हैं भाई स्कूल वाले। यू नेवर नो के क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, यू नेवर नो। चलिए लेट्स मूव टू इट्स एमसीक्यू, देन वी विल डू इट्स मैप।
एमसीक्यू की बात करें तो लेसर हिमालयास को क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास, हिमाद्री, हिमाद्री, नो 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 नो, क्योंकि हिमाद्री सबसे ऊपर है। फिर आपका हिमाचल है, आ जाइए, हिमाद्री सबसे ऊपर है, फिर आपका हिमाचल है, तो लेसर हिमालयास तो आपके हिमाचल हो गए ना। भैया ब्लैक टी है, नहीं ले, तो आपके हिमाचल हो गया, क्योंकि हिमाद्री इज द आउटर हिमालयास, लेसर हिमालयास इज हिमाचल, ऑलराइट, इट्स हिमाचल। देन आपका आउटर मोस्ट रेंज शिवालिक्स कहलाती है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, ये 1 मार्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी रहता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अनायमुदी और महेंद्रगिरी में। तो बेटा जी वेस्टर्न घाट्स की अनायमुदी है और ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगिरी है। हाँ, बर्चन्स क्या होते हैं? बर्चन्स पाए जाते हैं कहाँ पे? बर्चन्स पाए जाते हैं डेजर्टेड रीजन में। ये क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है मिट्टी के टीले, छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़, ये बर्चन्स होते हैं। A landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as peninsula, peninsular region. The region है दिस रीजन जहां पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है, ये पेनिनसुला है। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called, भाई म्यांमार की तरफ जो बना रहे हैं माउंटेन्स रीजन, उसे हम बोलते हैं पूर्वांचल्स। आपको पता है ईस्टर्न साइड पे भी हमारे हिल्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स नहीं कहूंगी मैं इसको, हिल्स कहूंगी, जो थोड़े छोटे हाइट के होते हैं, इन्हें पूर्वांचल्स कहते हैं। ओके, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिविजन्स किए गए हैं ना, ऐसे डिविजन्स किए गए हैं, इधर 3 और इधर 2, नदन सिरसर, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोंकण और कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो हमने यहाँ पे बोलना है साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में इट्स कन्नड़, नीचे कोंकण है, सॉरी कोरोमंडल, कोंकण। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स मैं बता चुकी हूँ, इट्स महेंद्रगिरी, पीछे ही। द सॉइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज, जो वो गांठें होती हैं उन्हें हम बोला जाता है कैलकेरियस डिपॉजिट्स, जिसको हम कंकर्स भी कहते हैं। वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ नदर्न रीजन इज लोकली नोन एज, शिवालिक्स के नीचे भाबर जो ड्राई है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं वेट एंड स्वैम्पी, तो इट्स तेराई, तेराई। Last is the longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks. Yes, these are the 3 parallel ranges. इन दोनों के बीच जो रेंज पाई जाती है उसे बोलते हैं हम दून्स। देहरादून जिस रीजन में आता है, पाटली दून, कोटली दून, दून्स, low lying area of hills and mountains. This is known as dunes. All right, this was your MCQ portion. Now इस चैप्टर से मैप क्या क्या आता है? मैप में आते हैं माउंटेन रेंजेस मार्क करने आ सकते हैं, माउंटेन पीक्स मार्क करनी आ सकती हैं। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो बिल्कुल क्लियरली मार्क्ड है काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, अरावली रेंज, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स जिसमें गैप्स होते हैं, ईस्टर्न घाट्स जिसमें ब्रेकआउट्स और गैप्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस होता है क्योंकि बीच में से पेनिनसुलर रिवर्स निकल के ड्रेन होती है ना बे ऑफ बंगाल में, इसलिए गैप्स होते हैं। मेरी मानो तो प्लीज सभी रेंजेस के स्टेट्स लर्न कर लो, स्टेट्स लर्न करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या मार्क करना है।
तो स्टेट लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए राजस्थान वाले एरिया में पाया जा रहा है, पता होना चाहिए कि कौन सा भैया, कौन छत्तीसगढ़ में जा रहा है, कौन मध्य प्रदेश में जा रहा है, कहाँ पे क्या है, ये पता होना चाहिए स्टेट्स। देन आपका JNK में K2 आ गया, कंचनजंगा ये आ गया आपका, और ये आपका आ गया अनायमुदी, वेस्टर्न घाट्स, अनायमुदी। इसके बाद प्लेट्यू रीजन, मालवा प्लेट्यू जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका ईस्ट साइड पे जाता है, और डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। अब आपका आ गया वो रीजन जो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर की तरफ आपका कोंकण है, ये वाला जो रीजन है आपका कन्नड़ है, गोवा के साउथ में, ये आपका मालाबार हो गया, ये आपका नदन सिरसर हो गया, और ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, नदन सिरसर और कोरोमंडल, ये आपके रीजन्स को नाम दिए हुए हैं। That's it from the chapter Physical Features of India. क्लियर है? आगे चलें थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रेनेज। ड्रेनेज में पूरा का पूरा चैप्टर कंसिस्ट ऑफ रिवर सिस्टम्स। रिवर सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, देन रिवर्स की इंपॉर्टेंस एंड लेक्स की इंपॉर्टेंस। That's it. This is it in the chapter. तो बेसिकली ड्रेनेज में दो तरीके के, पहली बात तो ड्रेनेज क्या होता है ये समझ लो। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज यहाँ पे कोई सीवेज या सीवर या ऐसा कुछ नाली का नाम नहीं है। ड्रेनेज एक पर्टिकुलर रिवर सिस्टम को कहते हैं। लेकिन रिवर सिस्टम क्या? रिवर तो समझ में आता है, रिवर सिस्टम क्या? रिवर सिस्टम होता है जिसके अंदर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का पूरा एरिया कवर्ड होता है, उसे रिवर सिस्टम कहते हैं। ये एरिया मतलब जो रिवर सिस्टम जिस एरिया को ड्रेन ऑफ करती है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सबसे बड़ी ड्रेनेज बेसिन है अमेज़न रिवर पूरे वर्ल्ड की। गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी ड्रेनेज बेसिन है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। कोई भी एलिवेटेड एरिया जो एक नदी को दो भागों में बांट दे उसे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, उसे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने से पहले रिवाइज करा रही हूं। ड्रेनेज इज बेसिकली रिवर सिस्टम। एक रिवर सिस्टम जिस एरिया को ड्रेन करेगा उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेज़न रिवर। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज गंगा रिवर सिस्टम। एंड एक अपलैंड या माउंटेन जो एक रिवर सिस्टम को, रिवर को बांट दे उसे हम वाटर डिवाइड बोलते हैं, उसे हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। और इसी के चलते इंडियन रिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिमालयन जिसके आगे अगेन 3 सब पॉइंट्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देन आपका आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जिसमें 6 रिवर्स हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये 6 रिवर्स हैं। पेनिनसुलर क्यों? क्योंकि अगेन ये पेनिनसुला रीजन में 6 की 6 बहती हैं। नदन वाली ऊपर 3 की 3 बहती हैं। उनका रीजन्स मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें गंगा की तो ओरिजिनेशन है इसका गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ब्रह्मपुत्र से ये मिलती है सुंदरबन डेल्टा में ईस्ट साइड पे, और फिर बनाती है इंडिया के सबसे बड़े डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टास वो ओपनिंग ऑफ माउथ होता है जहां से एक रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। डेल्टा एक वाइड माउथ है जिसमें से वो रिवर फिर अब जाके क्या करेगी, किसी नदी में, किसी बड़े रिवर सिस्टम में ड्रेन ऑफ हो जाएगी, जैसे कि अरेबियन सी में, किसी सी में जाके ड्रेन ऑफ हो जाएगी। प्लेन्स एरिया में पूरा नदन प्लेन्स एरिया इसी से कंसिस्टेड है। इंडस रिवर सिस्टम तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलता है आउटसाइड इंडिया।
ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान और पंजाब प्लेन्स बनाती है। इसका मेजर पोर्शन 80% पाकिस्तान में है। इंडस वाटर ट्रेटी के अकॉर्डिंग, इंडस वाटर ट्रेटी के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द वाटर विल बी यूज बाय पाकिस्तान एंड 20% जो पानी होगा वो हमारे यहाँ यूज किया जाएगा पंजाब हरियाणा के रीजन में फॉर इरिगेशन पर्पस। नाउ ब्रह्मपुत्र अगेन राइजेस फ्रॉम तिब्बत मानसरोवर, बाहरी राइज करती है ये भी। मेन ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लिहित, सुदबील, सतलुज। और this is the main reason, this river is the main reason for floods in eastern side in Assam basically. This is the major reason. अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है हमारे इंडिया में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, देखिए अब जो नीचे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स थी, पेनिनसुलर रिवर 6 है, 6 में से 4 अरेबियन सी में ड्रेन होती है, दो अरे सॉरी 6 में से 4 बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं और 2 अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, 2 अरेबियन सी में। ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। वेस्ट की तरफ जाने वाली है नर्मदा और तापी। ये 2 हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है, बाकी 4 बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। फिर यार ड्रेनेज पैटर्न तो अब डिलीटेड ही है, रोल ऑफ रिवर्स आ जाएगा, वो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पूरा का पूरा कवर करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स आर बेसिकली नदन पार्ट में पाई जाती हैं, प्लस इसमें पानी बहता रहता है, पीरियड मतलब थ्रू आउट द ईयर पानी इसमें रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल रिवर्स है, जब बारिश आ गई तो पानी आ गया, नहीं आई तो पानी नहीं है। लंबा रास्ता होता है, क्यों? नदन प्लेन से निकल के इसको बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी तक जाना है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स तो अराइज ही वहां से हो रही है और वहीं से गली पकड़ के निकल जाएंगी, तो शॉर्टर कोर्स होता है। ये मोस्टली अनस्टेबल है, ये स्टेबल है क्योंकि आप फ्लैट लैंड से जा रहे हो, इसमें स्लोप नहीं है, बल्कि हिमालयन रिवर्स में स्लोप है, माउंटेन से उतर के आ रही है। दे परफॉर्म हाई इरोजन, काफी इरोजन करती है यार, क्योंकि अगेन स्लोप से आ रही है, लेकिन ये ऐसा कुछ लार्ज स्केल पे इरोजन नहीं करती हैं। रिवर्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, हाँ, रिवर्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी कंट्री की इकोनॉमी का। इरिगेशन के लिए पानी देना हो, सॉइल को फर्टाइल चाहिए हो, नेविगेशन का हेल्प चाहिए हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, ये सब करने के लिए रिवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। इंडस रिवर सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी 2 ट्रिब्यूटरी, सोर्स और वाटर ट्रेटी के बारे में, जैसा शॉर्ट में पीछे भी था। तो ये राइज करती है बेटा जी तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो जास्कर, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, हुंजा, श्योक, नुब्रा, झेलम। कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में भी है। इंडस वाटर ट्रेटी के अकॉर्डिंग इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम, वो भी पंजाब और हरियाणा में, कुछ राजस्थान में इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है, 2500 किलोमीटर इसका रेंज है इंडिया की। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, हर जगह से आती हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न आती है। डेंड्रेटिक पैटर्न होता है ये रिवर है, इसमें कहीं से भी आके जुड़ जाए, डेंड्रेट्स टाइप। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर और इसका मेन जो सोर्स है उसे हम भागीरथी कहते हैं, जहां ये मिलती है। इट जॉइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड और हरिद्वार से फिर ये निकलती है। लेक्स की इंपॉर्टेंट क्या है? लेक्स यार एक स्टेबल पानी है, रुका हुआ पानी है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और ये फ्लो ऑफ रिवर्स को वो करता है, कंट्रोल करता है, फ्लड होने से रोकता है। फ्लड होने से कैसे रोकता है? बहुत तेज पानी आ रहा है, इसमें आके मिल गया, वो रुक जाएगा, पानी रुके हुए पानी में रुक जाएगा। जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाता है, टूरिज्म बढ़ाता है। हैव यू हर्ड अबाउट दक्षिण गंगा? यस, बिकॉज दक्षिण गंगा इज द अदर नेम ऑफ गोदावरी। क्यों?
क्योंकि जैसे नदर्न रीजन में गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, वैसे ही पेनिनसुलर में गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर, 1500 किलोमीटर्स है ये उस रीजन के हिसाब से। वेस्टर्न घाट से निकलती है नासिक में एंड महाराष्ट्र के एरिया को कवर करते हुए बेसिकली ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल। तो 1500 किलोमीटर का रीजन कवर करती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इसकी, प्यूमा, वर्धा, परंथा, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। एंड बिकॉज ये इतना बड़ा एरिया कवर करती है सदर्न पार्ट में, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, ऐसे यार किसी भी रिवर सिस्टम पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी रिवर सिस्टम पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ यू वांट अ टेबल फॉर दिस रिवर सिस्टम्स, यू कैन कमेंट बिलो river system tables. I will be sharing that in telegram, in my telegram, so please keep join करके रखो उसको। वुलर लेक कौन से स्टेट्स में पाई जाती है? वुलर लेक, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। नर्मदा का सोर्स क्या है? सतपुरा, ब्रह्मगिरी, वेस्टर्न घाट्स, अमरकंटक। मैंने अभी आपको बताया नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो कहां जाके गिरती है, जो कहां जाके गिरती है नर्मदा? अरेबियन सी में, और ये राइज करती है अमरकंटक रेंज से। कौन सी इसमें से सॉल्ट वाटर लेक है? ये लर्न करने वाला और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सांबर लेक सॉल्ट वाटर लेक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण गंगा, गोदावरी, 1500 किलोमीटर है। Which one amongst the following river flows through a rift valley? रिवर वैली से कौन सी रिवर बहती है? तो बेटा जी नर्मदा के साथ तापी। ध्यान से सुनिएगा एक बात, ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, यहां पे आपका अरेबियन सी है, यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल है। जो भी रिवर्स यहां से ड्रेन होती हैं ये फॉर्म करती हैं डेल्टा। जो भी रिवर्स यहां पे गिरती हैं ये बनाती हैं एस्चुरीज। सिमिलरली यार एस्चुरीज भी वही वाली बात है जो जहां पे एक रिवर मिल रही है सी से, ये वाइड ओपनिंग होती है, वाइड नहीं होती। पिक्चर स्क्वायर, जॉर्ज, जॉर्ज भी क्या है? जॉर्ज, ये वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में है, कहीं आपको डाउट में रह जाए। वैसे मैंने अपने वन शॉट में पूरा एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम्स। बीच में रिवर होती है, आसपास पूरी वैली होती है, इसे जॉर्ज कहते हैं। पिक्चर स्क्वायर क्यों? इतना ब्यूटीफुल सीन होता है, पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज कहते हैं इसको। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर लेक। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? बार बार वही आई जा रहा है, गोदावरी। छत्तीसगढ़ हाईलैंड से कौन सी रिवर निकलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इसी के चलते इसी का अलग वर्जन है। ये देखिए कि महानदी कौन से स्टेट से निकलती है? छत्तीसगढ़। बात एक ही पड़ती है। मैं होमवर्क देना भूल जाती हूँ तुमको, मैं होमवर्क दे रही हूँ अब ये वाला क्वेश्चन भाई, अभी तक भूल ही जा रही हूँ मैं। बहुत सिंपल सा है, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। मैंने ये समझाया है, रेंजेस बना के समझाया था। अरे गलती से फिजिकल फीचर वाला इसमें मैं लल्लू हो गई हूँ, मैं गुस्सा हो रहा है मुझे, सॉरी यार, पर आंसर देना है तुमको। लेसर हिमालयाज है ये शिवालिक्स है। देखो ना जियोग्राफी में इतना वो हो जाता है कंफ्यूजन। इस जगह पे जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? दोब, दून्स, भाबर, तराई। अच्छा दोअब मैं बता दूं दोअब क्या होता है। दोअब भी एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? जहां दो रिवर्स मिलती हैं, जैसे पंजाब है ना 5 रिवर का संगम, पंज अब्स, वैसे दो अब्स, दो रिवर्स का मिक्सचर। वी हैव डन विद द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाउ वी आर अप टू द मैप पोर्शन।
मैप में आपका आता है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को अगर मार्क करना, इफ वैसे आते लेक्स है इसमें, ये इंदस, सतलुज, गंगा, ये कम आता है, कम आता है। ज्यादा आता है ये लेक्स मार्क करना, फ्रेश वाटर लेक। अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे वुलर लेक कर दो, फ्रेश वाटर लेक कर दो, सॉल्ट वाटर लेक कर दो, चिलिका, पुलिकैट, ये 4 ही लेक्स है बस। ये 4 ही लेक्स याद करो, मैं कह रही हूँ, बस हो जाएगा। ओनली दीज 4 लेक्स हो जाएगा। दिस वॉज योर कंप्लीट ड्रेनेज चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वन ऑफ दी, हम नहीं करेंगे चैप्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट का वन शॉट आप देख सकते हो, बट मैं आपको बीइंग अ टीचर एक सलाह दूंगी, क्लाइमेट चैप्टर को इतना अगर आपसे नहीं भी हो रहा है, एक पोर्शन 2 पोर्शन, यू कैन स्किप दैट पोर्शन। विंड्स की तरफ घुसने का नहीं है, नहीं आ रहा है। 5 मार्कर भी मैंने नहीं देखा अभी किसी बच्चे के पेपर में आया है इसमें से। अगर आया, तुम्हारी बहुत फूटी किस्मत भी हुई, अगर आ गया तो क्या आएगा, या तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, या फिर हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, मॉनसून टाइप पे 5 पॉइंट लिख दो, जो आप बिना विंड्स की डायरेक्शंस के भी बना के लिख सकते हो, सिर्फ मंथ्स वगैरह लिख के। तो क्लाइमेट में इज बेसिकली फर्स्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर इज डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर, क्लाइमेट इज 30 ईयर्स का एवरेज निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या रह रहा है, उसके बाद उस एवरेज को कंसीडर कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप, क्योंकि मेजॉरिटी में इट्स मॉनसून 30 ईयर्स के बाद उससे देखा जाए। स्टेट वाइज अगर हम देखें, हमारे दिमाग में सीधा अगर ठंड की जगह की बात की जाए तो कश्मीर एंड मनाली, शिमला, ये सब आता है, राइट। तो वो हमारा एक एक परसेप्शन है, और ये पूरा एक एवरेज निकाल के वहां का क्लाइमेट कहलाता है। हमारे यहाँ मेजर फैक्टर्स इसके हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड्स, ओशन करंट्स। मेजर सीजन है हमारे यहाँ पे कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून का आना, मॉनसून का जाना, मॉनसून का आना, मॉनसून का जाना। बीच में से बहुत कुछ डिलीट इस चैप्टर से हो चुका है, बहुत कुछ डिलीट हो चुका है। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें इसके। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस अभी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, ये इन रिटन है कि भैया ये शॉर्ट पीरियड और वो लॉन्ग पीरियड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटीवी लाइंस। हम आपको ये बताते हैं, यहाँ पे अगर सन है और अर्थ इस तरीके से गोल है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही सीधी पड़ेगी, कम, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना हीट में फर्क, अफेक्ट कम होता चला जाता है, वही है। लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर जगह के वेदर या क्लाइमेट को। इक्वेटर के जितना पास होगे उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना पोल्स की तरफ जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट मैटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर वाली बात। दूसरा आता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है यार, ऑल्टीट्यूड, हाइट। जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतना टेम्परेचर नीचे की तरफ जाता चला जाएगा, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। ओशन करंट्स की बात करें तो ओशन में जो वेव्स आती हैं, जो टाइड्स आती हैं, उसके करंट्स अगर वार्म है तो वो वार्म टेम्परेचर करेंगे, अगर कोल्ड है तो वो आसपास के रीजन के टेम्परेचर को कम कर देंगे। विंड की डायरेक्शन देखी जाए तो भैया वही सी ब्रीज, लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें, रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, जितने भी माउंटेनियस रीजन्स हैं ये रेनफॉल भी लेके आते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट की बात की जा रही है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंटर हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हिमालयन रीजन्स में अब स्नोफॉल और हमारे रीजन्स में रेनफॉल हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं टेम्परेचर में, जिसकी वजह से क्लाउड्स कंडेंस होके वाटर यानी कि रेनफॉल करते हैं। नाउ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, कैसे भी।
हाउ मॉनसून एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून सबको बांध के कैसे रखता है, यूनिफाई करके कैसे रखता है। बेसिकली मॉनसून एक रिदमिक साइकिल है। पहले के जमाने में जब क्लॉक्स नहीं होती थी तो लोगों को मॉनसून से ही पता चलता था कि क्या टाइम पीरियड चल रहा है। पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर इस पे डिपेंड करता है। लोगों की लाइफ और फेस्टिविटीज भी मॉनसून के आसपास ही होती है, इर्द गिर्द ही होती है। बहुत सारी ऐसे रिवर वैलीज है जिसमें मॉनसून की वजह से पानी रियराइज हो जाता है। पीपल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट करते हैं अराइवल ऑफ मॉनसून का। एंड इसका यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस जो है वो क्वाइट मतलब पूरे दुनिया में, तभी तो हमारा इंडिया का मॉनसून टाइप है, काफी ज्यादा एडमायरेबल है। हॉट वेदर सीजन के बारे में बता देंगे। हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लू चलती है, लू चलती है हमारे यहाँ पे। आप सीजन बता देंगे कौन से मई जून में आता है। हीट वेव्स के बारे में बता दिया, डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में बता दिया, बहुत तेज हवाएं चलती है, डस्ट चलता है। लोकल हॉट विंड्स, लू के बारे में यहाँ पे देखो हमने बताया हुआ है। अब देखो ना यहाँ पे, अब कुछ भी आ सकता है, मैं आपको साफ बता रही हूँ यार। इसमें से किसी भी सीजन के बारे में आप फिर भी अपने एंड से सिंपल 5 पॉइंट्स करके रखो, सिंपल, मुश्किल नहीं। सीजन्स के बारे में, फिर आपका फैक्टर्स के बारे में, और मॉनसून एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड के बारे में। बस ये पहले से ही करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। 5 पॉइंट छोटे 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 लिख लो, कीवर्ड्स में लिख लो, हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। मैप भी इसका अजीबोगरीब आता है यार, अजीबोगरीब। ये मॉनसून विंड की डायरेक्शन मार्क करनी आती है। ये बहुत अजीब मैप आते हैं इस वाले का। तो अगर एक आधा पॉइंट आ गया, 4 में से 3 का ऑप्शन होता है, हो सके तो क्लाइमेट को स्किप करो, मैप को उसके, बाकी मैं आपको ये भेजूंगी। लेकिन ये है यार, ये देखो ना, ये रीजन्स है, जैसे कौन सी विंड आ रही है, कहाँ से जा रही है, इसका मैप भी अजीब है, झूठ नहीं बोलूंगी। सारी विंड को मार्क करना आ जाता है इसके अंदर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कौन सा फैक्टर नहीं है, विच इज नॉट दी फैक्टर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, क्या ग्रेविटी भी था? क्या ग्रेविटी भी था? ग्रेविटी भी इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। ओके, फ्रॉम विंड प्रेशर बेल्ट द नॉर्थ ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम। नॉर्थ ईस्टर्नली कहां से ओरिजिनेट करती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, लो प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, या फिर भाई देखो सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है, सदर्न साइड पे कहां से चली गई? तो नदर्न हेमिस्फेयर, सिंपल सा आंसर है इसका। इन विच मंथ द ट्रांजिशन सीजन चेंजेस द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन? कौन से मंथ में ट्रांजिशन सीजन आता है? कौन से मंथ में? इट्स अक्टूबर टू नवंबर, तभी इसको ट्रांजिशन मंथ भी कहते हैं। और इस दौरान अक्टूबर हीट भी होती है, जिसमें दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है ना भाई? दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है। भाई तुम मेरे को महंगा मत समझना, यहाँ स्क्रीन है जहाँ हम देखते हैं, हमारी आवाज आ रही है, हमारे ऑडियो सही है, वीडियो सही है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? जून टू सितंबर, मॉनसून टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव हाई ड्यूरिनल रेंज? आप तब तक आंसर लिखो, ड्यूरिनल रेंज बता देती हूँ मैं। ड्यूरिनल रेंज का मतलब होता है टेम्परेचर का, कि डे में आपका क्या टेम्परेचर है माइनस नाइट में आपका क्या टेम्परेचर है। ये सबसे ज्यादा फर्क होता है राजस्थान साइड में, जोधपुर में। सैंड होती है, बहुत जल्दी गर्म, बहुत जल्दी ठंडी होती है। दिन में अलग ही गर्मी और रात को अलग ही सर्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, इट्स माइसन राम, और ये बॉक्स से है। प्लीज ज्योग्राफी के बैक क्वेश्चंस, ये मैं इको में भी बोली थी, करने बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी के बॉक्सेस डू यू नो के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज, गर्मियों में चलती हुई हवाओं को बोला जाता है लू। मॉनसून इंडिया में अराइज करती है, इंडिया में अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई या अर्ली अगस्त? अर्ली जून, अर्ली आ जाती है यार, अर्ली जून, अर्ली जून। कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, वार्म डेज, वार्म नाइट, वार्म डेज, कोल्ड नाइट, कोल्ड डेज, कोल्ड नाइट, कोल्ड, क्या है? ऑफ कोर्स 10th विल बी योर आंसर। चलिए समझाना पड़ेगा मुझे। What causes the deflection of wind to right in the northern hemisphere? ये मैं समझाती हूँ आपको, इसका आंसर भी बता देती हूँ, कोरियोलिस फोर्स। मतलब कह रहे हैं क्या विंड्स को धकेलता है राइट की तरफ? क्या? मैं अर्थ हूं फॉर एग्जाम्पल, आई रिवॉल्व, आई रोटेट ऑन माई एक्सिस। व्हेन आई रोटेट लाइक दिस, गोल गोल। गोल गोल ही मतलब नॉट ऐसे गोल गोल, गोल गोल की मतलब मेरा जो मैं हूं वो ऐसे घूम के बॉल की तरफ ऐसे घूमेगा। अब जब मैं ऐसे घूमेगा, ढोली तारो ढोल बाजे, आप भी खड़े होके घूम के देखो, मेरे साथ खड़े हो जाओ एक बार सारे और ऐसे घूम के देखो, और आप देखो जब आप घूम रहे हो, आप अपने अपने हाथ के पास की जो हवा है उसको धकेल रहे हो, धक्का मार रहे हो, आपको फील होगा, खुद को करो, फील होगा, ऐसे करो, ऐसे धकेलो, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। अगर आप देखो ये धकेल रहे हो जब आप, तो आप अपनी विंड को धक्का मार रहे हो, डिफ्लेक्ट कर रहे हो। This is what Coriolis force is. The apparent force applied by the earth when it rotates on its axis is known as Coriolis force, and that only causes deflection of winds to the right. Sorry for this. Right? ऐसे घूमना है, बिल्कुल संजय लीला भंसाली की मूवी जैसे, गरबा कर रहे हो जैसे। Okay? All right. This was your climate chapter. Now the last chapter, natural vegetation, will not be considered in your final exams. I hope you all know. कई स्कूल्स इसके मैप कह रहे हैं, कई स्कूल नहीं कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हम लोग फिलहाल अब करने वाले हैं हमारा ऑफिशियल लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। इस चैप्टर को भी काट के बहुत छोटा सा कर दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से क्लाइमेट में भी बहुत कुछ डिलीट हुआ है, पॉपुलेशन में भी काफी कुछ डिलीट हुआ है। इंडिया साइज, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत छोटा सा 2 पेज का चैप्टर हो चुका है अब। तो पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट आई थिंक नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अभी भी चाइना और इसकी लड़ाई चलती रहती है। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5 हमारे इंडिया में पाया जाता है। हमारे देश में ये कैलकुलेट करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस के थ्रू, सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है। पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट कराया गया था 1881 में। तब से हर साल सेंसस होता है, 81, 91, देन 1900, ऐसे तब से होता है। लेकिन हमारी बुक में एनसीईआरटी में 2011 का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि 2021 में हमारे देश में कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो फिजिकली सेंसस नहीं कंडक्ट कराया गया था। तो पॉपुलेशन का सारा डेटा आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी 2011 का ही दिया हुआ है। ऑल्दो आप लेटेस्ट सब पता चल जाता है, आप गूगल करते हो तो क्या पॉपुलेशन चल रही है आपके मैट्रिक से, बट घर घर जाके जो एनएसएसओ के थ्रू सैंपल कलेक्ट किए जाते थे, सेंसस होता था, वो 2021 में कंडक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसीलिए सारा डेटा आपका 2011 के हिसाब से होगा इस चैप्टर में सारा। मोस्ट रिसेंट सेंसस 2011 में हुआ था, जो कि 15 था, देखो मेंशन्ड है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन ग्रो या पॉपुलेशन चेंज होना, ग्रो होना मतलब बर्थ रेट, कितना बर्थ रेट। चेंज में आप ग्रो और लेस दोनों कह सकते हो, जिसके कारण बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन होता है। तीनों के तीनों ऑप्शंस होते हैं। फिर इसके अंदर आ जाता है आपका एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो 2000 में आई गई थी, जिसमें एडोलेसेंट्स, बेसिकली 10 से 19 साल के बच्चों के बारे में बात की गई थी, इनकी हेल्थ, इनकी न्यूट्रिशन, इनके सेक्सुअल बीमारियों के बारे में बात की गई थी, कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया है।
और मैंने आपके लिए एक टेबल भी लाया है जो आपके मैप में बहुत हेल्प करेगा, जो आपके मैप में बहुत हेल्प करेगा, और वो है ये रहा। ये 1 मार्कर और मैप्स में बहुत हेल्प करेगा। देखो कैसे, मैप में भी ना इसमें ऐसे ही आ रहा है कि पहली बात तो टोटल पॉपुलेशन बता दी, 1.21 बिलियन है हमारी। मोस्ट पॉपुलस स्टेट मार्क करो, यूपी, ऐसे आएगा। लीस्ट पॉपुलस मार्क करो, सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में पर 1000 पर्सन कितने लोग रहते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जहां बिहार में इतना ज्यादा, वहां अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है। देखो ना, लोएस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। लिटरेसी रेट इंडिया की 74.08, मेल की है 82.14, फीमेल की है 65.46, सेक्स रेशियो 943 मेल्स पर 1000, सॉरी फीमेल्स पर 1000 मेल्स। State with highest literacy rate is of course Kerala, and state with lowest literacy rate is of course Bihar. Of course, ये 1 मार्कर्स है, इसमें से बनते हैं। सेंसस की बात कर लेते हैं। सेंसस मैंने अभी आपको बताया हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NSSO, जिसके अंदर पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, लिटरेसी रेट, हेल्थ, सेक्स रेशियो सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर ओवर 1000 पर्सन। ये कैलकुलेट किया जाता है टोटल पॉपुलेशन को अगर आप टोटल लैंड एरिया से डिवाइड कर दोगे उससे। किस स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन है और लोएस्ट? तो यूपी एंड सिक्किम। What factors contribute to the uneven distribution of population in India? हमारे देश में किसी स्टेट में इतने ज्यादा लोग और किसी स्टेट में इतने कम लोग, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप खुद बताइए ना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहली बात तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सारी फैसिलिटी, हम लोग ना वहां गए थे तहरी, उत्तराखंड। भाई जिस जगह पे हमारा एयरबीएनबी था, हम यही सोच रहे थे कि अगर रात को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे तो ब्लिंकिट या जेप्टो या ये 10 मिनट्स डिलीवरी वगैरह नहीं है। 10 मिनट्स क्या, 1 आवर डिलीवरी भी नहीं है। शॉप्स शाम को 6-7 बजे बंद हो जाती हैं। कुछ भी चाहिए हो तो बड़ा मुश्किल है वहां पे लेना। तो लाइफ इज डिफिकल्ट इन सम टेरेन्स। दैट्स व्हाई जनरली पीपल आर डेंसली पॉपुलेटेड इन द रीजन्स लाइक नदर्न प्लेन्स एरिया, प्लेट्यू रीजन इवन वहां पे भी सिचुएटेड है। तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, सॉइल हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, सब कुछ। इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज हो, जॉब्स हो, लोग वहां रहना पसंद करते हैं ज्यादा। सोशल एंड कल्चरल की बात की जाए, जहाँ पे रिलीजियस क्योस ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, सबको रहने की, बोलने की, बैठने की आजादी हो। पीपल प्रेफर टू लिव देयर ओनली। व्हाट इज एनपीपी? एनपीपी इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसके अंदर पहली बात तो स्कूलिंग को कंपलसरी और फ्री किया गया अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने की प्रयास किया गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट is the number of बच्चे that die before the age of 1 over 1000 बच्चे, ऐसे बच्चे जो 1 साल के भी नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन या बिकॉज ऑफ कोई भी और रीजंस उनकी डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। ऑल्सो इम्यूनाइजेशन देना, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स को डिले करना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताना और फैमिली वेलफेयर सेंटर्ड अप्रोचेस बताना, ये किया गया एनपीपी में। एंड व्हाट इज पुश एंड पुल फैक्टर? पुश फैक्टर इज अप्लाइड, पुश फैक्टर धक्का मारना है। कौन धक्का मारता है? निकलो यहां से, गांव, रूरल एरियाज। रूरल एरियाज एक्चुअली पुश पर्संस बिकॉज वो कहते हैं नहीं भाई हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है। वहीं अर्बन एरियाज पुल फैक्टर लगाते हैं, आओ हमारे यहाँ हेल्थ है, आओ हमारे यहाँ एजुकेशन है, आओ हमारे यहाँ जॉब्स हैं, आओ हमारे यहाँ बेटर रहने की सुविधाएं हैं, तो वो बुलाती हैं। तो ये होता है पुश और पुल फैक्टर। अगेन मैंने बताया पॉपुलेशन ग्रोथ में 3 फैक्टर्स, बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, डेथ रेट, डेथ्स हो जाना। माइग्रेशन भी 2 तरीके की होती है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप इंटरनल कर रहे हो विद इन द कंट्री तो पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट की पॉपुलेशन पे पड़ेगा। इंटरनेशनल कर रहे हो तो बिटवीन द कंट्रीज, इसमें पूरे देश की पॉपुलेशन और स्टेट की पॉपुलेशन सब पे फर्क पड़ेगा।
देखिए लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट डेंसिटी बिहार, कोई भी तरीके का यहाँ पे मार्क करना आ सकता है। उत्तर प्रदेश को कर दो, सिक्किम को कर दो, कोई भी तरीके का आ सकता है। इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। हाँ ओके, फ्रॉम वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन? हमें कहाँ से पॉपुलेशन की नॉलेज मिलती है? अभी हमने बताया कि ये कंडक्ट कराया जाता है एनएसएसओ के द्वारा, सेंसस, उससे हमें पता चलता है। इंडिया में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है? पूरे वर्ल्ड का 17.5% हमारे देश में पाया जाता है। हमारे देश का एरिया 2.4% है वर्ल्ड के एरिया से, और पॉपुलेशन 17.5 है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है हमारे इंडिया का? मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट हमारे देश में उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम सिक्किम है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज इनमें से वेस्ट बंगाल है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000, नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, या नन ऑफ द अबव? आपसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लोग बढ़ते चले जा रहे हैं पर साल, तो इट्स सी पार्ट। Assertion reason. MPP 2000 identified adolescent as one of the major section of the population that need greater attention. Yes. It puts greater emphasis on other important needs of adolescent, including protection from unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases. क्या इस पे भी MPP बात करता है? Yes, बिल्कुल करता है। इसलिए दोनों की दोनों बातें सही हैं और ये आपस में कनेक्टेड भी है, बिल्कुल करता है। Migration change the number, distribution and composition of population in the area of departure, जहां से वो जा रहा है, the area of arrival, जहां पे वो आ रहा है, या दोनों जगह। तो बेटा कोई कहीं से जाएगा तो वहां की भी पॉपुलेशन कम होगी और आगे वाले की बढ़ेगी, तो चेंज तो दोनों में होगी। तो both the area of departure and arrival. Large proportion of children in population is a result of high birth rate, high life expectancies, high death rates, या more married couples. Large proportion of children in population. भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन मतलब ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो हाई बर्थ रेट की वजह से ही होगा। मैरिड कपल क्या है? बच्चा पैदा करने के लिए शादीशुदा होना जरूरी थोड़ी होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा ये हमने कर लिया क्या? हाँ ये सेम आ गया गलती से। सेंसस के अकॉर्डिंग एक लिटरेट पर्सन वो है जो, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग? लिटरेट कौन है पता है? वो इंसान जो 7 साल का है और वो किसी भी लैंग्वेज में, मतलब किसी एक लैंग्वेज में पढ़ लिख सकता है। पढ़ लिख मतलब बेसिक पढ़ लिख, बेसिक रीड एंड राइट, बेसिक। दिस इज व्हाट लिटरेसी मीन्स इन आवर कंट्री। दैट्स इट फॉर द कंप्लीट जियोग्राफी। कंप्लीट जियोग्राफी। लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। One thing, let me just tell you, the composition would be 6 MCQs, 1 2 marker, 1 5 marker, 1 case-based question, and 1 map that is of 6 marks, 2 marks, 5 marks, 4 marks, 3 marks. 5, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20. ये आपका कॉम्पोजिशन है 20 मार्क्स का इन योर फाइनल्स। तो प्लीज वर्क स्मार्टली, प्लीज वर्क स्मार्टली। दिस वॉज द सेशन फॉर कंप्लीट जियोग्राफी, क्विक रिविजन फॉर योर फाइनल एग्जाम। आई होप आपको सब कुछ रिवाइज हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी होल जियोग्राफी के नेम से, आप जाके सर्च करके ले सकते हैं। पीडीएफ में होगी, आपको इजीली ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सिविक्स, कंप्लीट सिविक्स, एंड देन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 ही चैप्टर्स है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। समरीज वुड बी डिफिकल्ट टू रिवाइज, वो मैंने ऑलरेडी डाली भी हुई है। सोशलिज्म में अभी भी डिफिकल्टी है, तो यू कैन गो एंड वॉच योर वन शॉट। ये पूरा चैप्टर, पूरा ज्योग्राफी की बुक थी।
अगर आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करना, लाइक करके जाना सेशन को, और अगले सेशन कब डाल दूं जल्दी से वो कमेंट में बताना सिविक्स का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। आई विल रिप्लाई, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट, आई विल ट्राई। मिलते हैं अगले सेशन में सिविक्स के, तब तक पढ़ते रहिए।